देखो, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मैटर और एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत के कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान है। जैसे देखो, मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? 7 है। सबसे पहले लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, टेम्परेचर केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल, सरल कोण रेडियंस, घन कोण रेडियंस, इसको टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, और जो ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ठीक है ना। दूरी का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 पारसेक, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.08 10⁻16 मीटर होता है। सीजीएस में क्या होता है कि सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्क्स है और एसआई पद्धति में मात्रक, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्क्स होता है, ठीक है। ठीक है। वेरियस पावर, बहुत सारे प्रतीक हैं जिनको हम बहुत बड़ी राशि कहते हैं। 10⁻18 को एटा कहते हैं, 10⁻18 को एक्सा कहते हैं, 10⁻15 को पेटा कहते हैं, 12 को टेरा कहते हैं, 10⁻19 को जीगा कहते हैं, उस जी कहते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं, 10⁻3 को किलो कहते हैं, 10⁻2 को हेक्टो कहते हैं और 10⁻1 को डेका कहते हैं। 10⁻18 को एटो कहते हैं, 10⁻15 को फेम्टो कहते हैं, 10⁻12 को पीको कहते हैं, 10⁻−9 को नैनो कहते हैं, 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, 10⁻3 को मिली कहते हैं, 10⁻2 को सेंटी कहते हैं, 10⁻1 को डेसी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें जो है भौतिक राशि होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा नहीं होती है। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से हैं? जैसे कि द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य, समय, ऊर्जा आदि है। विद्युत धारा यानी करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये भी अदिश राशियाँ हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मान भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो इसमें कौन कौन सा आता है? वेग आता है, विस्थापन आता है, बल आता है, क्षरण आता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्पीड जो होता है ये, इसका जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, और वह एक समान चाल से गति करती है, उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, बदल जाती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त केंद्र में मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण में घूमती है उसे कोण का कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πr होता है, ओमेगा टू वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? न्यूटन्स ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन्स का गति का नियम जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रथम नियम को गति गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और एक सदिश राशि है, ठीक है ना। जड़त्व का उदाहरण क्या है? ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी में अचानक बल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री आगे और पीछे की ओर झुक जाता है। चलती हुई मोटर और अचानक रुकने पर बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल में से हाथ रगड़ने पर, ठंडी पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। मोमेंटम जो होता है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ान में खनिज संसाधन का सिद्धांत, या यदि कणों की किसी जगह समूह या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग सकता हो तो उस समय का कुछ संवेग नियत रहता है, और अर्थात टक्कर के पहले और
याद कर संवेग बराबर हो जाता है P इजिकल टू एम वी। इम्पल्स हो गया वेग परिवर्तन की दर को इम्पल्स कहते हैं। तो वेग परिवर्तन समय के साथ होता है, ठीक है ना। वेग तो बल वेग वेलोसिटी बल फोर्स इनटू इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर आर होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः समान प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। एक सिंपल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। लीवर उत्तोलक सीधी और टेढ़ी छड़ होती है और इसे किसी निश्चित बिंदु में चारों ओर सफलतापूर्वक घूम सकती है। फुलक्रम क्या होता है, यह निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसको हम फुलक्रम कहते हैं। एफर्ट क्या होता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे एफर्ट कहते हैं। लोड क्या होता है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट झुकी जाती है उसे भार कहते हैं। इसमें कहता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, जैसे कि इस वर्ग के उत्तोलक में अवलंब F आयाम E और भार W के बीच में स्थित होता है और इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर और 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण के रूप में मित्सुबिशी कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है कि इस वर्ग के उत्तोलक में F आदि होती है। सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स हो गया। देखो इसमें क्या है, वर्क फोर्स इनटू फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है। वर्क न्यूटन। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है। एनर्जी का मात्रक जूल है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है, तब विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण है। डायनेमो हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो मोमबत्ती क्या करती है, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी क्या करता है कि सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्यूब लाइट जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विद्युत बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार जो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। पी इज इक्वल टू एम बी होता है। पावर जो होता है इसको वाट में हम लोग उसे नापते हैं। शक्ति होता है इसका मात्रक। पावर बाट करता है वार डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई टी। पी इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है और इसका मात्रक वाट होता है। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। एक एम वी होता है 6 वाट होता है। शक्ति की मात्रा 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। 1 वाट 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा 1000 वाट घंटा 3.6 इंटू पावर 9 6 जूल होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षक बल F = g/m/r²। g एक नियतांक है जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है। ग्रेविटी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड के बीच एक आकर्षक बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो दूसरा इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्व बल एक आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे जी = 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। गुरुत्वजनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
यानी जी का मान वस्तु कैसी है, उसका द्रव्यमान कितना है, आकार कैसा है, ये सब पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान जो है वो क्या चीज़ पर निर्भर करता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर जी का मान बदल जाता है। जी का मान महत्तम पृथ्वी के पोल पर होता है, ध्रुव पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुववृत्त रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ये पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 1.5 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो मध्यम रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी इन ए लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट पर स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। यदि भारहीनता की स्थिति है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गति के त्वरण से अधिक हो तो उसमें लिफ्ट स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर्स ने जो है नियम बनाया था। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है और ये ग्रह का क्षेत्रीय वेग कांस्टेंट रहता है। ग्रह जो होता है प्लैनेट, उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। देखो, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिणाम कहते हैं। परिणाम काल का टी स्क्वायर ग्रह के कार्य की औसतन दूरी आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट। सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों को परिक्रमण काल भी अधिक होता है और सूर्य के निकट के ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 डे होता है। नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष होता है। नेपच्यून तो खैर प्लैनेट की लिस्ट से प्लूटो बाहर हो गया है, नेपच्यून है। AIAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण और नेपच्यून है। सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का सैटेलाइट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट क्या है कि जब उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है तो उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्ष में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह का परिक्रमण काल हो गया। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट हो गया। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल जो है कक्षा की परिधि और कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के कक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका परिणाम काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ये बहुस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की तल से लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह उपस्थित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। एस्केप वेलोसिटी v=√2gr होता है और इसका जो वस्तुतः जो कोई भी प्लायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और किसी भी वस्तु को इस स्पीड से अगर फेंकेंगे तो वो लौटकर पृथ्वी में नहीं आएगी। ठीक है, उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v=√2gr होता है। ठीक है, अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, 41% बढ़ा दिया जाए तो ये उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है। प्रेशर P फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है ना, इसका SI मात्रा का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर
होता है, जो कि 76 सेंटीमीटर पारा के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक भार होता है। एक बार = 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह में ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक 1 नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। द्रव में दाब प्रेशर इन लिक्विड हो गया। द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव या दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई और द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P = h × d × g ρgh। देखो, स्थिर द्रवों में दाब प्रेशर का नियम क्या होता है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदु पर दाब समान होता है, लेकिन स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, पृष्ठ सरफेस टेंशन क्या होता है, तो कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे ठोस में संयोजक बल का मान अधिक होता है, ठोस में कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है, और इसलिए उसका जो साइज़ होता है वो निश्चित हो जाता है। और उसमें जो संयोजक बल होता है कोहेसिव फोर्स, उसका मान नगण्य होता है। एडहेसिव फोर्स वो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं, और जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकी रहती है। सरफेस टेंशन जो होता है T = फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव पर वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। जब पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, तो उसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जल पर मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का दाब बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर पर शून्य हो जाता है। कोशिकागत कैपिलरी ट्यूब होगा। यह एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम और जिसका समान होता है केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर बढ़ने और नीचे दबने की घटना को कैपिलरी कहते हैं। किसी सीमा तक द्रव केशनली में चढ़ती या उतरती है, ये केशनली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केशनली के ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर बढ़ जाता है और पानी का सतह केशनली के अंदर घुस जाता है। केशनली में पारा की सतह भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। बर्तन रखे पारे की सतह के नीचे ही रहता है। केशित का उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर, स्याही, ब्लॉटिंग पेपर, लालटेन या लैंप की बत्ती, ठीक है ना। पेड़ पौधे की शाखा और कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीन अवस्था। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता ताकि मिट्टी में पानी की जो केशनलियाँ हैं वो टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बची रहे। पहली पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती रह जाती है। साबुन, डिटर्जेंट यदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं तो वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को कम कर देता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसमें लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है और तब जीभ में ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। श्यानता विस्कोसिटी। किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। विस्कोसिटी तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी जो है ये द्रव और गैस का ही गुण है। सिर्फ द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बलों के कारण होती है। गैसों में श्यानता उसके एक परत से दूसरी परत के अणुओं में स्थानांतरण के कारण होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो घट जाता है, परंतु गैस का बढ़ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है इसको ईटा द्वारा। सीमा कोई वस्तु शांत द्रव में गिरती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात में नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उसे पहले वाला कण गुजरा था। धारा रेखीय प्रवाह कहलाती है और इसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल, उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। क्रिटिकल वेलोसिटी। धारा रेखीय प्रवाह के महत्व वेग को अधिक वेग समझती है। देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या था, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बढ़ता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो है वो का योग नियत होता है, और इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली के द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। इलास्टिसिटी, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन, एक निश्चित पथ पर गति वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन होता है जब किसी पिंड की सुगम्य गति इधर उधर गति करने को झेल अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन करने वाले कण का अपनी सभ्य स्थिति के एक और फिर साथ स्थिति को आगे दूसरी ओर गाना पुनः हो जाता है। दूसरे टाइम पीरियड होता है टी। टी इज इक्वल टू 1 होता है। एन फ्रीक्वेंसी होता है। आवृत्ति इज इक्वल टू 1/टी वेयर टी इज टाइम पीरियड होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन टी इज इक्वल टू 2π/L/g होता है, और इसमें क्या होता है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, इसका तुरंत शून्य होता है। वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिक हो जाता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यायन बल अधिक हो जाता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य हो जाता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, यदि किसी भारीहीन और लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ की किसी गोले परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दिशा में आधार में से लटका दें तो उसमें समायोजन को सरल लोलक कहते हैं, और ये लोलक को समय स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। डोरी की प्रभावी लंबाई अलग होती है, जी को सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। टी इज प्रोपोर्शनल टू एल। देखो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल, लेंथ के समानुपाती होता है रूट के। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इसमें झेलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी किसी लोलक को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाएं तो घड़ी का आवर्तकाल टी बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि लोलक घड़ी को ग्रह पर ले जाए तो वहाँ भारहीनता के कारण जी 0 हो जाता है, तो घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मी में लोलक की लंबाई एल बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी भी कम हो जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है।
तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तरंग जो भी किसी पदार्थिक ठोस द्रव अथवा गैस से संचालित होता है तो यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो, यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और एक ट्रांसवर्स वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है जैसे जो कंपन की दिशा के समानांतर हो, जैसे कि ध्वनि वेग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है जब तरंग की गति दिशा के लंबवत हो तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसी तरंगें होती है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेवलेंथ होता है वो परिसर में 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बक तरंगों का गुण यह उदासीन होता है, ये अनुप्रस्थ होता है, यह प्रकाश के वेग से गमन करता है और इसके पास ऊर्जा और संवेग होती है और इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन कौन सी हैं? जैसे गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पैराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य किरणें हैं। तो गामा किरणें जो है इसको किसने खोजा था? तो बैक्यूरेल ने खोजा था। इसमें जो तरंग का वेवलेंथ का रेंज होता है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर के बीच होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 से 10⁻18 तक होती है। इसकी जो वेदन क्षमता होती है अत्यधिक होती है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया वाले कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। और एक्सरेज जो होती है इसको रॉन्टगेन ने इन्वेंशन किया था और 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर के बीच में होता है और इसको 10⁻18 से 10⁻16 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं इसको रिटर ने इन्वेंट किया था और 10⁻10 मीटर से 10⁻7 मीटर के बीच तक इसका रेंज होता है वेवलेंथ का और 10⁻16 से 14 तक इसका जो है फ्रीक्वेंसी होता है। ये सेकाई करने में प्रकाश बैगन प्रभाव को उत्पन्न करने में, विद्युत उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। उसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद दृश्य प्रकाश, एक दृश्य विकिरण होता है जो इसको न्यूटन ने ढूंढा था। ये 3.9 10⁻7 मीटर से 7.8 से 10⁻7 मीटर तक होता है। इसमें 10⁻14 से 10⁻12 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, दिखलाई पड़ती हैं। देखो, अवरक्त किरण जो होती है ये हर्शल ने इसको इन्वेंट किया था और ये 7.8 से 10⁻7 से लेके 10⁻3 मीटर तक के इसका वेवलेंथ होता है और 10⁻12 से 10⁻10 के बीच होती है। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में एवं रोगियों की सेकाई करने में किया जाता है। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन IR। लघु रेडियो तरंगें क्या होते हैं? हेनरिक ने इसको ढूंढा था और ये 10⁻3 मीटर से 1 मीटर तक होती है और ये 10⁻10 से 10⁻8 तक होती है। रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें हो गया, मार्कोनी ने इसको ढूंढा था। 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है, 10⁻6 से 10⁻4 तक होता है। रेडियो और टेलीविज़न में उपयोग होता है। 10⁻3 मीटर से 10⁻2 मीटर की तरंगें सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। तरंग गति हो गया, वेव मोशन हो गया, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला, फेज ऑफ वाइब्रेशन हो गया, अवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर के कंपन को की कला कहते हैं। ऐसे सभी तरंगें निम्न तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें और पराशय तरंगें।
देखो एम्पलीट्यूड जो होता है वो दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी और जितने अधिक से अधिक दूरी तय करती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। वेवलेंथ लैम्डा होता है। ये गति के समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक में लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के शृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी और तरंगदैर्ध्य तरंगों के क्रमागत दो संपीड़नों और बेलनों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इस प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। सरल चाल क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य या v=n लैम्डा। ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है। अगर उन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं और ध्वनि का आवृत्ति परिसर इंफ्रासोनिक वेव 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। ऑडिबल वेव जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक वेग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। मनुष्य के कान से नहीं सुन सकता है परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि उसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या है? संकेत भेजने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों और पुर्जे को साफ करने में, काल कारखानों की चिमनियों में कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः इस माध्यम की प्रतिस्थापना और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में और उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तरंगदैर्ध्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। जब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या है? 3 लक्षण होते हैं साउंड के: तीव्रता, त्वरण और गुणवत्ता। इंटेंसिटी क्या होता है? यह तीव्रता ध्वनि की वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर में व्यक्त किया जाता है। बल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग में अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। पिच तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने का त्वरण अधिक होता है। क्वालिटी हो गया। देखो, क्वालिटी ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण उसमें समान प्रबलता, समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है। गुणवत्ता कहलाता है। ध्वनि की गुणवत्ता सन्नादी स्वरों की संख्या, कम और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। इको जब ध्वनि तरंगों के द्वारा दर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परिवर्तन ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। इको सुनने के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 16.6 मीटर की दूरी। काल का ध्वनि पर प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और इस घटना को अनुनाद कहते हैं।
ध्वनि का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ साउंड होता है। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है और इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें इस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग 1 मिलीमीटर की कोटि का होता है। जब किसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मैप में आता है, इसी कोटि का, तो ध्वनि किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है और इस घटना को ध्वनि का डिफ्रैक्शन कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है और ऐसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मैक संख्या क्या होती है? तो मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु के उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक की संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। देखो, शॉक वेव क्या होता है कि जब किसी पिंड की चाल प्राधावनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और विक्षोभ के संचरण को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। देखो, हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हस्तांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। वर्क इज इक्वल टू वर्क नहीं है, ये वाट है, इज इक्वल टू आई क्यू, वेयर आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और क्यू इज इक्वल टू क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है वो जे है। वर्क जो है ये वर्क इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है? हीट है, उसमें वर्क इज इक्वल टू आई क्यू। यूनिट ऑफ हीट हो गया। देखो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का जो मतलब होता है, जो ये 4.186 जूल पर कैलोरी होती है उसकी मात्रा। यूनिट्स ऑफ हीट क्या है? हीट को कैलोरी में नापते हैं। इंटरनेशनल कैलोरी हो गया हीट का। 1 डिग्री बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी हो गया 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4186 जूल। 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। टेम्परेचर जो है ताप व भौतिक कार्य जो वस्तु की दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, मापने के लिए जो उपकरण उपयोग करते हैं थर्मामीटर कहते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट हो गया। देखो, तो सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रोमर हो गया, केल्विन हो गया। इसका बेसिक फार्मूला है C-0/5 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R-0/80 और K-273/100। एब्सोल्यूट जीरो क्या है कि किसी भी वस्तु किसी सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का तापमान अगर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन टेम्परेचर पर जीरो के लिखते हैं, अर्थात 0 के का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 273.16 केल्विन। तो पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, लेकिन केल्विन के व्यक्त होने तक नहीं लिखा जाता। केल्विन पर डिग्री जो है वो नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अतः इसमें निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल जो हो गया 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तापमापी पारा तापमापी लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। गैर तापमापी हो गया इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी होता है, इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जाता है। वायु पूर्ण विकिरण उत्तरदायी टोटल रेडिएशन पैरामीटर तो पायरोमीटर्स होता है। इस तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे कि सूर्य का मात्र।
तापमान। इसके द्वारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊंचे ताप को ही मापते हैं, इसके नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप से कम होती है। देखो स्पेसिफिक हीट जो होता है वो यही होता है कि किसी विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती हो। पारे का जो स्पेसिफिक हीट ऑफ पारा है वो 140 है, मर्व का 2100 किलो पर जूल है, लेड का 130 है, लोहा का 640 है। देखो थर्मल एक्सपेंशन होगी अल्फा बीटा गैमा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गैमा इज इक्वल टू 1:2:3 है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है और गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। पर सार है ये सब कंडक्शन। देखो कंडक्शन में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ऊष्मा संचरण कहते हैं। चालन, संवहन और विकिरण तीन तरह से होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में केवल स्थान से दूसरे स्थान, ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान पर का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। कन्वेक्शन में क्या होता है, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिसे संवहन कहते हैं। उसके बाद कन्वेक्शन में क्या होता है कि इस विधि से ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है और इस प्रकार पदार्थ के कण को स्थानांतरण में धाराएं बहती है, जिसे संवहन कहते हैं। गैसों और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है और वायुमंडल गैस में और द्रव में, जब वायुमंडल में संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। कन्वेक्शन और रेडिएशन, इस विधि से ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है कि समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु या उसके चारों ओर के माध्यम के तापान्तर के कर्मानुपाती होता है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। किरचॉफ्स लॉ क्या है कि इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। स्टीफेंस लॉ क्या है, इसमें E इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। इसमें क्या होता है कि उत्सर्जन क्षमता E जो है वो परम ताप T के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। चार्ज स्टेट ऑफ लैटेंट हीट Q इज इक्वल टू L होता है, Q इज इक्वल टू ml होता है। रेफ्रिजरेटर शीतलक होता है, कूलिंग उत्पन्न करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि किसी भी आयतन में अपशिष्ट जलवाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतुलित करने के लिए आवश्यक होती है और इस अनुपात को 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, इस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर एयर कंडीशनिंग क्या होता है, सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य और अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65% के बीच और वायु की गति जो होनी चाहिए 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट तक। थर्मोडायनामिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। ऊष्मागति का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, जब किसी विषय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापमापी परिवर्तन कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, यदि किसी वस्तु में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और न ही उससे कोई ऊष्मा हो तो परिवर्तन को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। उस रेडियोबैटिक प्रोसेस केल्विन के अनुसार क्या होता है, ऊष्मा गति का नियम। ऊष्मा गति का प्रथम नियम और प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मा गति का नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है और इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है और क्लासियस के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती।
प्रकाश हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। पर प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और कैम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव को कैम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार वो छोटे छोटे ऊर्जा जो है वो छोटे छोटे बंडलों में के रूप में निकलती है, जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है। अब आज प्रकाश को कुछ घटनाओं के तरंग और कुछ को कण माना जाता है और इसकी दोहरी प्रकृति होती है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। सबसे पहले रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना की थी और वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश के चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और जिसका अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल μ=c/μ। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 499 सेंटीग्रेड पानी और 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ल्यूमिनस बॉडीज वे वस्तुएं हैं जो स्वयं के प्रकाश में प्रकाशित होती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज वे वस्तुएं हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि। पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडीज ये वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं उसे करंजिडल कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट बॉडी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो प्रवेशित हो जाता है और कुछ तथा नया कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तु कहते हैं। उसके कहता है ओपैक बॉडीज क्या होता है? अपारदर्शक वस्तुएं ये वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मोड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे मोड़ से चंद्रमा के नियम तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाले प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। घटना को लैटरल इमेज हो गया। देखो इसमें समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल पर दर्पण के सामने रखी होती है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर पार्श्व और काल्पनिक होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से गति दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। ये आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण में घूम जाता है। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या को गणना निम्न प्रकार से की जाती है। यदि 360 डिग्री बाई थीटा एक सक्षम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n=360 बाई थीटा -1 होगी। 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच 360 डिग्री बाई 90 डिग्री -1 4 -1 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 360 बाई थीटा एक नियम संख्या को तो प्रतिबिंबों की संख्या n=360 बाई थीटा होगी। यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोणों के समद्विभाजक पर नहीं है (40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 बाई 40 9 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर
360/θ एक विषम संख्या है तो 360/θ-1 होगी। तो उसमें 40 के कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच की दूरी 20 पर कोई वस्तु रखे तो प्रतिबिंब की संख्या 8 होगी। एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। तो गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अनंत पर होगी, फोकस पर बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। वक्रता केंद्र और फोकस वक्रता छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। अनंत के बीच हो गया, केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर वक्रता केंद्र पर समान आकार का, उल्टा और वास्तविक। फोकस और वक्रता केंद्र पर बड़ा, उल्टा और वास्तविक। फोकस पर अनंत पर बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। फोकस और ध्रुव के बीच होगा बड़ा और सीधा और आभासी। अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम क्या क्या करते हैं देखिए। तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आंखें, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। गाड़ी के हेडलाइट, सर्चलाइट और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण यूज होता है। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है कि ये जो है गाड़ी के चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने के लिए लिया जाता है, साइड मिरर के रूप में और सोडियम का परावर्तक लैंप में। प्रकाश का रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंब आपात होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछे आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यम में पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जो किरण अभिलंब के समानांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का नियम क्या है? देखो, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होती है। किन्हीं दो माध्यम के लिए अपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक क्या होता है? यूनिवर्सल साइन आई नील्स नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आई इज इक्वल टू म्यू। दर्भ में अष्टक डूबी हुई। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं? दर्भ में अष्टक डूबी हुई, सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के पिछले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण हो गया। क्रांतिक कोण का सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, अपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाश सिग्नल को उसकी तीव्रता के बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं। प्रकाश तंतु का उपयोग। प्रकाश तंतु का उपयोग एक प्रकाश सिग्नल को दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश संकल में बदलकर प्रेरित करने और जीवा अभिकरण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में और शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लाइन्स हो गया। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कन्केव लेंस। प्रकाशित केंद्र हो गया F1 प्रथम फोकस हो गया, F2 द्वितीय फोकस हो गया, O प्रकाशित केंद्र हो गया, C1 C2 लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? जैसे देखो, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब अनंत पर हो गया, F2 पर वास्तविक के छोटा, बहुत छोटा और उल्टा, C1 से परे F2 C2 के बीच वास्तविक छोटा और उल्टा, C1 C2 पर वास्तविक बराबर उल्टा, C1 F1 C2 से परे वास्तविक बड़ा और उल्टा, F1 पर अनंत पर वास्तविक बहुत बड़ा उल्टा, O F1 के बीच लेंस की उस ओर जिस ओर वस्तु है आगामी सीधा और आवर्धित होगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 और प्रकाशित केंद्र O के बीच बनता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। P = क्या है? फोकस लेंस की क्षमता है ये। पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता है। लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ लेंस की क्षमता होता है। P = 1/f होता है और डायोप्टर SI इसका मात्रक होता है और D से सूचित किया जाता है। देखो, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दें तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता दोनों बदल जाती है। लेंस द्रव के अपवर्तन पर निर्भर करता है और मान लिया गया कि म्यू अपवर्तनांक चाहे लेंस म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो उसमें लेंस की क्षमता घट जाती है। और अगर लेंस के समान अपवर्तनांक वाले में डुबाया जाए तो उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है। और अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसकी क्षमता लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है और उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई दे सकता है परंतु व्यवहार में अवतल लेंस के समान होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है और अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको विबग्योर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है ना, विबग्योर नीचे से विबग्योर है। ठीक है ना। 1966 में पाया कि न्यूटन ने के रंग विभिन्न विभिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं और वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग के होने के कारण होता है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? तो देखो, रेनबो जो होता है वो परावर्तन और आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है? परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, यानी 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंग लाल रंग बाहर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है और इसका जो कोण होता है 40 डिग्री होता है आँख के अंदर और आँख पर 42 डिग्री का कोण बनता है। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है कि वर्षा पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है। द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। इसमें जो कोण बनता है वो 54 डिग्री का कोण होता है और अंदर जो होता है 50 डिग्री का कोण होता है।
सेकेंडरी इंद्रधनुष जो होता है वो प्राइमरी इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। देखो, लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मैजेंटा, पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं और ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। नीला प्लस लाल, मैजेंटा, हरा प्लस नीला, पीकॉक नीला, लाल, हरा और पीला। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें एक पूरक रंग कहते हैं। लाल पीकॉक नीला, नीला पीला, सफ़ेद सफ़ेद, हरा मैजेंटा, हरा लाल, नीला सफ़ेद सफ़ेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः वस्तु जिस रंग का दिखाई पड़ता है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, से सभी रंगों का अवशोषित कर लेती है। जब वस्तु को रंगों को परावर्तित कर देती है तो श्वेत दिखाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। वह वस्तु के रंगों को अवशोषित किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती, वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशम के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। देखो, अगर सफ़ेद कागज़ है, लाल कागज़ है, हरा कागज़ है, पीला कागज़ है, नीला कागज़ है, ठीक है ना। इसको सफ़ेद किरणों में है तो लाल दिखाई देगा,